हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पुरातात्विक सोर्स से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो कि पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य कथन यहाँ पर बताना है। तो पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। ये वाला जो है वो सही है। केवल उत्तर भारत में शव के साथ औजार मिले हैं, तो ये वाला जो है यहाँ पर असत्य हो जाता है। उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घटित होती है, तो बिल्कुल होती है। और ये वाला तो है ही नहीं, क्योंकि इनमें से ये वाला असत्य है। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में कथन बी तो सही है और यहाँ पर बी असत्य है। क्यों? क्योंकि न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी जो है शवों के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि को दफनाने का प्रचलन हमको प्रमाणिक रूप में मिलता है। इन कब्रों के ऊपर एक घेरे के बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे जिन्हें महापाषाण कहा जाता था। तो महापाषाण से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं हिस्ट्री वाले उसमें। यूजीसी नेट में मैंने ये महापाषाण क्या होते हैं, दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो इसको मैंने करवाया है। आगे देखते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में रोपड़ यानी कि पंजाब, मांडा यानी कि जम्मू एंड कश्मीर आदि स्थलों के उत्खनन से ऐसे नगरों की जानकारी मिलती है जिनकी स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर में ही नहीं, पश्चिम में भी मिलते हैं। उत्खनन से प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो सिर्फ पश्चिम में भी मिले हैं, उत्तर में भी मिले हैं, दक्षिण में भी मिले हैं, तो सिर्फ उत्तर में कहना यहाँ पर असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्राचीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। सबसे पहले है आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हमको पंचमार्क कॉइन में सिर्फ और सिर्फ प्रतीक चिन्ह ही देखने को मिलते हैं। बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम मिलते हैं। तो पहले प्रतीक को उकेरा गया, प्रतीक को मतलब किसी पेड़ का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, कुछ इस तरह से जो है उकेरे गए पंचमार्क कॉइन में। फिर धीरे धीरे जो है हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो फिर हमने उन पर क्या है राजाओं और देवताओं के जो है ढालने शुरू कर दिया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही है। सिक्के के आधार पर भी राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या जो है, जो मुद्राओं से संबंधित अध्ययन है, उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र, इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन काल में धातु मुद्रा या सिक्का ही प्रचलन था। बाद में आहत सिक्के, आहत मुद्रा जो कि मुद्रा यानी कि सिक्का प्रचलन था, जिसको आहत सिक्के कहे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। उन मुद्राओं पर वृक्ष, देवी देवताओं, जंगली जानवरों के प्रतीक चिन्हों, संकेतों को देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन पर राजाओं और देवताओं के नाम उल्लेखित थे। तो वही सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय में अश्वमेघ और वीणा वादन प्रकार के सिक्के तथा कनिष्क के सिक्कों पर शिव की आकृति आदियाँ मिलती हैं। इन सिक्कों की सहायता से राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण मुद्रा शास्त्रियों द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कौन कौन से अभिलेख हैं? सबसे पहला है अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। एपिग्राफी कहा जाता है। कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम में केवल मौर्य काल के अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अशोक के अभिलेख जो है ब्रह्मी, खरोशी, आरमार्क, इन सब में मिलते हैं। तो तीसरा, पहला और तीसरा क्या है यहाँ पर? सही है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्यों है। अब जो पुरातात्विक साक्ष्यों के अपेक्षा अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र
एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मुख्यतः मोहरों, स्तूपों, प्रस्तर चट्टानों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्र मंदिरों, दीवारों तथा ईंटों या मूर्तियों पर पाए जाते हैं। अशोक के अधिकांश जो है अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, जो बाएं से दाएं लिखे जाते थे। इसमें से कुछ खरोष्ठी लिपि के भी अभिलेख हैं जो कि दाएं से बाएं लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले अशोक के अभिलेख में यूनानी और आरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर असत्य क्यों है? क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन था कर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ माला में केवल मौर्यों के ही नहीं बल्कि मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों को भी संकलित कर प्रकाशित किया है। तो यहाँ पर कर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम जो ग्रंथालय है वो सिर्फ मौर्यों का ही नहीं बल्कि मौर्योत्तर और गुप्त काल के बारे में भी अभिलेखों की सूचना देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक सम्राट के अध्यादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफस किसने किया था? तो जो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ने वाला यही है, विकूटन, जिसको शब्द दिया गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के शिलालेख जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जेम्स प्रिंसेप बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद आसीन पर एक ब्रिटिश अधिकारी था। अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, ग्रीक, आरमाइक और खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं, जिसकी भाषा सामान्यतः प्राकृतिक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय। तो प्रियदर्शी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला। मास्की गुर्जरा अभिलेखों में राजा का नाम अशोक, ठीक है। तो अशोक मिला है कहाँ का? मास्की और गुर्जरा में अशोक मिला है। अशोक के शिलालेख भारत की प्रत्येक दिशा में बड़ी संख्या में उत्कीर्ण कराए गए हैं। तो उसके दो ही, एक प्रियदर्शी मिलता है और एक अशोक मिलता है। लेकिन अशोक नाम क्यों इसको रखा है? इस हिस्ट्री में हम अशोक पढ़ते हैं, सिर्फ ये सीटी वाला शाह, शलजम वाला शाह और ये जो सपेरा वाला शाह, इन दोनों में ही अंतर है, बाकी तो नाम सेम है। शायद अशोक के पेड़ से इसका नाम लिया गया हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अशोक मिलता है और प्रियदर्शी, हमको ये नाम याद करके रखने, प्रियदर्शी हो गया और अशोक हो गया। और प्रियदर्शी तो सभी अभिलेखों में मिलता है प्रियदर्शी नाम, लेकिन जो स्पेशल नाम अशोक है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में ही मिलता है। मास्की और गुर्जरा में अशोक नाम मिलता है। आगे देखते हैं, साहित्यिक सोर्स देखते हैं। प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है तो भारत में पांडुलिपि भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी मिलती हैं। मध्य एशिया में पांडुलिपियां मेष, चर्म तथा कष्ट फलों पर लिखी मिलती हैं। भारत में अधिकतर पांडुलिपियां उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में अधिकांश जो हैं पांडुलिपियां उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुई हैं। चूँकि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें भी पांडुलिपियों के बारे में जो है बताया गया है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्राचीन काल के साहित्यिक सोर्स के संबंध में कथन सी जो है असत्य है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है, ये कई जगह मिली हैं। भारत के अधिकांश पांडुलिपियाँ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से भी हमको प्राप्त होती है। मतलब पूरे लगभग पूरे भारत में ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृतिक भाषा का प्रसार हुआ था वहाँ से पांडुलिपियाँ मेष, चर्म तथा कष्ट फलकों पर लिखी गई हैं। वर्तमान में अधिकांश अभिलेख जो है संग्रहालयों में और पांडुलिपियाँ पुस्तकालयों में संचित तथा सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों के संबंध हमें बताने हैं। तो सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है।
ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, तो बिल्कुल सही है। वैदिक साहित्यों में कर्मकांड और पौराणिक आख्यान का वर्णन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वर्णन है कर्मकांड इन सब का। तो हमारा तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो तीसरा जहाँ जहाँ है वो सब गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। तो व्याख्या वही सब चीज़ें हैं। साहित्य स्रोत के रूप में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्कृतियों के बारे में वर्णन करता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसका कालखंड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग का है, तथा अन्य वेदों का कालखंड जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। प्रायः सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक यानी बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं, जो प्रारंभ अथवा अंत में होते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां वर्णित हैं, जबकि उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन का उल्लेख मिलता है। तो आंसर हमारा जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा, बाकी दो सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पुराणों में 4 युग में शामिल किया है? तो 4 युग हमको यहाँ पर बताना है, निरुक्त, कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो यहाँ पर जो है निरुक्त को हटा देंगे और बाकी कृत होगा, त्रेता होगा, कली होगा और द्वापर होगा। तो यहाँ पर जो है 4 युग है, और ये जो निरुक्त है ये तो छंद निरुक्त ये अलग ही शास्त्र है, तो ये युग नहीं है, तो ए तो गलत हो जाएगा। तो ए जहाँ जहाँ है वहाँ गलत कर दीजिए, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कृत्य हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, कली, यही जो है हमारा युग माना जाता है। पुराणों में दिए गए युगों में निरुक्त को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक वेदांग है। तो पुराणों के अनुसार प्रत्येक युग अपने पिछले युग की अपेक्षा बेहतर नहीं रहा, और कहा जाता है कि इस युग के बाद दूसरा युग जो है आरंभ होता है, जब नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का अंधपतन होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की थी। यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो यहाँ पर जो है इसने हरिशेन जो है चंद्रगुप्त के दरबार में था। प्रयाग प्रशस्ति, तो पहला और तीसरा तो सही है, और जो दूसरा है वो गलत है, तो दूसरा जहाँ जहाँ है वो सब गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि जो देवी चंद्रगुप्तम है वो किसने लिखी थी। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त ने लिखी थी, विशाख दत्त ने। व्याख्या में भी वही सब है। प्रयाग जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में प्रशस्ति लिखने वाले का नाम हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कवि। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी संबंधित है कश्मीरों के इतिहास से। कल्हड़ की राज तरंगिणी कश्मीरों के इतिहास से संबंधित है। तो ये जो है 12वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की धारा, राजाओं की धारा। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में की थी, संस्कृत भाषा में है, और कश्मीर के शासकों के चरित्रों का संग्रह किया गया है। यह ऐतिहासिक लेखन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह पहली कृति है जिसमें आधुनिक काल के इतिहास लेखन के लक्षण मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद जो हैं ये सब बताए गए हैं। तो मुझे लगता है डी जो है वो छंद जो है वो कला युद्ध से नहीं हो सकता, तो ये क्या है, गलत है। छंद हमारे जो हैं छंद से तात्पर्य है कि पदों को चरणबद्ध तरीके से वर्णन के निश्चित मान के अनुसार लिखे जाने से है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। निरुक्त का भाषा ये सही है। कल्प का कर्मकांड, शिक्षा का उच्चारण विधि, तो सारे सही हैं। डी यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है। तो वेद के मुख्य 6 अंग हैं जिसको वेदांग कहते हैं। इसके माध्यम से
वैदिक मूल ग्रंथों को अर्थ को समझने का प्रयास किया है। उन्हें वेदांग कहते हैं, जो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिषी। आगे है, सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में दिया गया? तो सूत्र लेखन हमारा जो है वो अष्टाध्यायी में दिया गया है। तो पाणिनि की है अष्टाध्यायी, जो है पाणिनि की है, और राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की है। राजतरंगिणी कल्हड़ की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, जहाँ पर सूत्र लेखन जो है अष्टाध्यायी पाणिनि में दिया गया है। ये रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देते हुए पाणिनि ने तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के व्यापक पक्षों को उजागर किया है। आगे देखते हैं, महाभारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है? तो ये 10वीं सदी के ईसा पूर्व से 10वीं सदी की ईसा पूर्व से लेकर 4वीं ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देता है। इसमें 1000 श्लोक थे, और जिसको जय कहा जाता था। बाद में 2004 24,000 जो है श्लोकों को जाने से भारत कहा जाने लगा, और 1,00,000 श्लोक होने के नाम पर ये महाभारत पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो सही है वो पहला सही है, और तीसरा सही है, और चौथा सही है। सेकंड वाला है कि इसको जय कहा जाता था, तो ये वाला 1000 श्लोक थे, तो ये जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत के संबंध में कथन ए और 4 सत्य। महाभारत धार्मिक साहित्य का एक प्रमुख स्रोत है, जिसे वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। इस महाकाव्य में 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की स्थिति का वर्णन मिलता है। इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाने की स्थिति में इसे भारत नाम दिया गया, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के राजवंशों की कथा है। इस महाकाव्य में अंततः श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने के पश्चात इसे मूल रूप से महाभारत या शत सहस्त्री संहिता के नाम से जाने लगा। आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बौद्ध ग्रंथों के संबंध में सबसे पहला, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाली भाषी जो है कन्नौज उत्तरी बिहारी में बोली जाती है। तो बिहार उत्तर वाला तो कोई यहाँ पर जो है दृश्य नहीं है, तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आगे है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कहा जाता है। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, और पहला, तो तीसरा और पहला, तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर पता नहीं 2 बार क्यों दिया है। आगे देखते हैं, तो बौद्धों के धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ये कथाएं जो है जातक कहलाती हैं। ये जातक कथाएं इस प्रकार की लोक कथाएं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईसा पूर्व तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। आगे देखते हैं, जैन साहित्य स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी, तो सही है। ईसा की 8वीं सदी में वल्लभी में इन्हें संकलित किया गया। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। हमेशा जो है दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर गलत दे रहा है, तो दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। तो जैन ग्रंथों के व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख हमें को मिलता है, तो बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या में क्या दिया है कि जैन ग्रंथों के अनेक ऐसे अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में व्यापार और व्यापारियों से संबंधित उल्लेख बार बार हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं,
यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हटा दिया गया है। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संगम साहित्य ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। इनका संकलन ईसा की आरंभिक शताब्दियों में हुआ था। संगम साहित्य के पद जो हैं 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। तो तीनों की तीनों जो है सही है। तो यहाँ पर अभी जो है ना बनारस में एक बनारस और तमिल में एक इसी तरह का जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ इसी तरह का कुछ करने का प्रयास किया है। तो वो करंट अफेयर का था एक टॉपिक कि तमिल से लोग कुछ आएंगे बनारस में, यहाँ पर कुछ अपने विचारों संस्कृतियों को आदान प्रदान करेंगे। तो इस तरह का जो है संगम साहित्य से रिलेटेड था। आगे देखते हैं। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन, तीनों ही सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। इन साहित्य का सृजन तत्कालीन राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्रित कवियों या भाटों राजाओं का यशगान करने वाली एक जाति द्वारा ईसा की प्रारंभिक 4 सदियों में किया गया था, जबकि इसका अंतिम संकलन संभवतः 6ठी सदी में हुआ मालूम पड़ता है। संगम साहित्य के पद्य जो है 30,000 पंक्तियों में लिखे गए हैं, जो 8 एत्तेकुत्ते में विभक्त किया गया है। ये पद्य जो है 100 के समूह में संग्रहित किया गया है। आगे देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा जो सेंड्रोकोटस कहा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण हुआ था सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईसा पूर्व, जस्टिन के ही विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ था। तो यह हमें जस्टिन के लेखन के द्वारा ही पता चलता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत हो गया है, उल्टे सीधे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। चलिए इसको आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक विधि ग्रंथ है, यह 15 अधिकारों में विभक्त है, इसमें पहला और 7वां अधिकरण प्राचीन है, इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के बारे में तो नहीं मिलती, लेकिन राजतंत्र के बारे में मिलता है। तो ये सही हो जाएगा। हमको असत्य कथन बताना है, तो इसमें पहला और 7वां क्या है? प्राचीन, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित कथन सी कथन है। सी जो है असत्य है, क्योंकि यह एक विधि ग्रंथ है जो 15 अधिकरणों में विभक्त है। ये तो 15 तो ठीक है। इसका दूसरा और तीसरा प्राचीन है, ना कि पहला और 7वां। ठीक है, तो पहला तो नहीं, दूसरा और तीसरा सबसे प्राचीन है। पहला दूसरा और तीसरा जो है वो प्राचीन है। किसका? अर्थशास्त्र का। आगे है प्राचीनतम अंश जो है मौर्यकालीन समाज और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देता है। इस ग्रंथ के द्वारा प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सहयोग मिलता है। आगे संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, इनका संकलन ईसा की प्रारंभिक 4 सदियों में हुआ है। संगम साहित्य के पद्य जो है 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों चीज़ें यहाँ पर सही है। ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ था और इसका जो संगम पद है 30,000 पंक्तियाँ मिलते हैं। आगे देखते हैं। ये भी हो गया। सेंड्रोकोटस किसको कहा था? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं है? जियोग्राफी टालमी, बिल्कुल सही है। नेचुरल हिस्टोरिका हेरोडोटस का तो नहीं है ये। तो इसका जो है तो ये क्या हो जाएगा? हेरोडोटस की कुछ और है,
तो ये गलत हो जाएगा। सीओ की हैंगसांग, इंडिका मेगास्थनीज की, तो ये सही है बी ऑप्शन यहाँ पर। नेचुरल हिस्टोरिका हेरोडोटस की नहीं है। प्लिनी की है शायद, हो प्लिनी की हो सकती है, इसको देखना पड़ेगा। बाकी हिस्टोरिका की जो रचना है प्लिनी, हाँ प्लिनी ही है, प्लिनी बिल्कुल सही है। आगे, भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन कौन करता है? हेरोडोटस करता है अपनी पुस्तक में। और ज्योग्राफी जो कि टालमी की है, 1500 ईस्वी के आसपास की है। सीओ की रचना चीनी हेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के काल का अध्ययन इसमें इसके बारे में मिलता है। और जो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, वो आप सभी जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पाटलिपुत्र की यात्रा उसने की थी। आगे देखते, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो खारवेल का हाथी गुफा ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल के विषय में जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने इस अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का वर्णन वर्षभर किया है। खारवेल ने नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद तथा अशोक के कलिंग पर आक्रमण की चर्चा हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। हाथी गुफा कहाँ पर है? उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अब एक अगला क्वेश्चन है कि बाण, यहाँ पर दो रचनाएं हैं और लेखक है, इनका क्या करना है? मिलान करना। दो सारणियाँ दी गई हैं, बाणभट्ट, बिल्हड़, अतुर, संध्याकार, नंदी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए का तो तीसरा हर्षचरित हो जाएगा, बिल्हड़ का विक्रमादेव चरित हो जाएगा, अतुल्य का रामचरित नहीं, मूषिक वंश हो जाएगा, अतुल्य का मूषिक वंश। ये यूजीसी नेट वालों के लिए नया है क्योंकि बाणभट्ट और बिल्हड़ ये तो बहुत बार पूछा है, संध्याकर नंदी भी पूछा है। तो अतुल्य मूषिक वंश के रचनाकार थे और संध्याकर नंदी जो है रामचरित। तो एक नया फैक्ट है, इसको याद रखना है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर अतुल्य द्वारा 11वीं सदी में लिखित मूषित वंश एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मूषित वंश का जो है वृत्तांत है, जिसका शासन क्षेत्र उत्तरी केरल था। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बाकी बिल्हड़ द्वारा लिखी गई विक्रमादेव चरित में कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों के संबंध में विवरण देता है। बाणभट्ट हर्षचरित की रचना और उसी के समय जो है जानकारी मिलती है। गद्य और काव्य दोनों में है। आरंभिक जीवन मिलता है हर्षवर्धन का। आगे, संध्याकर नंदी जो है रामचरित 12वीं सदी के लेखक है, जिसमें कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजाओं रामपाल के बीच हुई लड़ाई तथा रामपाल के विजय होने का पूर्ण वृत्तांत लिखता है संध्याकर नंदी रामचरित में। आगे देखते हैं। तो अब इतिहास लेखन से रिलेटेड जो है उसको हम एक अलग उसमें कर लेते हैं। इसमें दो दिए गए हैं तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।